हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज इस वीडियो में हम यूनिट 4 का जो चैप्टर है द ट्रेजर विद इन उसकी समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में दरअसल एक इंटरव्यू के बारे में बताया गया है और एक पूरा इंटरव्यू ही दिया गया है मिस बेला राजा और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले समरी शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। परिचय जो दिया है वो इस प्रकार दिया है कि द ट्रेजर विद इन इज एन एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है किसी का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के रख देना। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है, इंटरव्यू काफ़ी और बड़ा है जिसमें से ये कुछ लाइनें, कुछ वार्तालाप के अंश जो हैं संवाद के, वो उठा के हमको एक चैप्टर बनाकर दे दिए हैं जो हमारे सीखने समझने के लिए ज़रूरी हैं। फ्रॉम एन इंटरव्यू बिटवीन मिस बेला राजा एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन दोनों के बीच में ये इंटरव्यू चल रहा है। It is about the inner calling of an individual towards what he is made for. आपके अंदर से एक पुकार आती है किसी चीज़ को लेके कि आपको क्या करना है जीवन में, उसे कहते हैं इनर कॉलिंग। इनर कॉलिंग हमें कैसे पता चलती है क्या चीज़ है? जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर वाले चाहते हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आपकी ग्रेड्स, आपके मार्क्स देख के आपके घर वाले चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करें, आप IIT करें, आप MBBS करें, है ना, डॉक्टर बन जाएं या पुलिस में चले जाएं, आर्मी में चले जाएं। इस तरीके की वो आपके सामने ख्वाहिशें रखते हैं। वो गलत नहीं है, वो उम्मीद लगा रहे हैं, लेकिन अगर आपका उस चीज़ में दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, आप सिर्फ उनको खुश रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जो चीज़ अपने मन की करते हैं, जब भी आप वो कार्य करते हैं जिसमें आपका मन लगता है तो आप खुश हो जाते हैं, तो वो आपकी इनर कॉलिंग है। डांस करना, गाना गाना, पेंटिंग करना, एक आर्टिस्ट बनना भी प्रोफेशन होता है, वो भी एक हुनर होता है जिससे हम आगे जाके अर्न कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि क्या चीज़ करते हैं लोग और क्या चीज़ की जानी चाहिए, लेकिन आपको देखिए, घर वालों के द्वारा बताई गई चीज़ें आप दबाव में करते हैं, आप प्रेशर, ऐसा प्रेशर नहीं होता कि वो आपको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, पर आप उनकी खुशी के लिए करते हैं। तो जिस चीज़ में आपका मन ही 70-80% लगेगा, वहाँ पर आप अपने एफर्ट्स को 100% कैसे दे सकते हैं, लेकिन जहाँ आपका 100% मन लगेगा वहाँ आप 110% एफर्ट्स दे सकते हैं। सही बात है कि नहीं? तो बस वही बात यहाँ पर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के साथ हुई है कि उनका जिस चीज़ में मन लगता था उन्होंने वो काम किया और उन्होंने उसमें सफलता हासिल करी। और टू रियलाइज वॉट इज़ द हिडन टैलेंट और ट्रेजर विद इन, उनके अंदर क्या हुनर छुपा है, उनके अंदर क्या खजाना छुपा हुआ है, उस चीज़ को उन्होंने पहचाना, वो है इस चैप्टर के अंदर। तो हमने परिचय ले लिया है एक छोटा सा, अब हम इस कहानी को एक ऑर्डर में पढ़ते हैं। The treasure within is an extract from a discussion between Miss बेला राजा। तो कौन है हमारे इंटरव्यूअर? जो इंटरव्यू ले रही हैं वो है मिस बेला राजा। अब हम हमारी समरी को बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि समरी में देखिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी चीज़ें दी जाती हैं, जो इधर उधर की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, विवरण होते हैं, वो सारी चीज़ें शायद समरी में नहीं दी जाती क्योंकि वो सिर्फ कहानी को एक बनाने में लगती हैं। लेकिन आपको अगर सिर्फ कहानी चाहिए, एक रिविजन चाहिए, तो आप सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ध्यान में रखते हैं और हम इसको क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देखेंगे। तो हमारी इंटरव्यूअर कौन है? मिस बेला राजा जो है वो इंटरव्यू ले रही थी, जो कि एडिटर हैं न्यूज़ लेटर की वो एडिटर हैं। न्यूज़ लेटर का नाम है स्पर्श, ठीक है। फ्रॉम दिस रिसोर्स सेंटर एट द वैली स्कूल इन बैंगलोर। द वैली स्कूल इन बैंगलोर, जो बैंगलोर में एक वैली स्कूल है जिसके रिसोर्स सेंटर में वो न्यूज़ लेटर आता है जिसका नाम स्पर्श है, ठीक है। और हमारे इंटरव्यू जिनका ले रहे हैं वो कौन है? मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो कि इंडिया के मोस्ट एमिनेंट आर्किटेक्ट हैं, जाने माने, मतलब उनको जानते तो हैं ही लोग, उनको मानते भी बहुत हैं क्योंकि वो एक बहुत ही खास, बहुत ही होनहार आर्किटेक्ट हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि दो लोगों के बीच का वार्तालाप है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू लेने वाली मिस बेला राजा हैं जो कि एक न्यूज़ लेटर, स्पर्श नाम के न्यूज़ लेटर की एडिटर हैं। और ये न्यूज़ लेटर कहाँ है? रिसोर्स सेंटर का न्यूज़ लेटर है, जो कि द वैली स्कूल का रिसोर्स सेंटर है बैंगलोर में। और वो किसका इंटरव्यू ले रही हैं? मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, जो कि इंडिया के सबसे जाने माने आर्किटेक्ट हैं। आगे क्या होता है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में हमें पता चलता है। एज अ चाइल्ड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। फॉन्ड का मतलब होता है शौक होना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ नूडल्स, कि मुझे नूडल्स खाना बहुत पसंद है, मतलब नूडल्स की बात सुन के ही मेरा दिल खुश हो जाता है। तो वैसे ही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनका
दिल खुश नहीं होता था स्कूल के बारे में सोचकर, है ना। नॉट फॉन्ड, वो स्कूल के बारे में कोई जो है इच्छा इंटरेस्ट नहीं रखते थे। ही डिटेस्टेड बुकिश नॉलेज, डिटेस्टेड मतलब वो ऐसे धिक्कार देते थे कि क्या है बुक पढ़ना, बुक पढ़ने से कुछ हासिल नहीं हो सकता, या बुक पढ़ना उनको समझ नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई को बोलते थे कि पढ़ के क्या कर लेंगे, लेकिन वो उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो वो डिटेस्ट करते थे बुकिश नॉलेज को। और मैकेनिकल लर्निंग मतलब यंत्रों की लर्निंग, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में केमिकल्स की लर्निंग देखते हैं, फिजिक्स लैब में हम इंस्ट्रूमेंट्स की लर्निंग देखते हैं, वैसे ही मैकेनिकल लर्निंग जो होती है, यंत्रों की जो शिक्षा होती है, वो चीज़ उनको बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। ही स्टेटेड दैट ही यूज टू गेट नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब रात के बुरे सपने, पर्टिकुलरली अबाउट दी मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, उनको रात को बुरे सपने आते थे मैथ्स के एग्जाम के बारे में। ही ऑफन ड्रीम्ड दैट ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और उनको अक्सर ये सपने आते थे कि वो पेपर देने बैठे हुए हैं और उनको कुछ नहीं आता, उनको कुछ याद ही नहीं है। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमको क्या पता चला कि पहली चीज़ तो उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको किताबी ज्ञान या यांत्रिक ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको उसमें भी मज़ा नहीं आता था। और तो और वो सबसे ज़्यादा उनको किस चीज़ से डर लगता था, मैथ्स के पेपर से डर लगता था, मैथ्स के परीक्षा से डर लगता था। उनको बुरे सपने आते थे कि वो पेपर देने एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और उनको पेपर में कुछ नहीं आता, वो क्या करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, he was more inclined towards sports and playing pranks on others. दो चीज़ों में उनका इंटरेस्ट था, किस चीज़ में था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था उनका, और लोगों के ऊपर मजाक करना। प्रैंक्स हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे कि कोई दौड़ के जा रहा है तो उसमें पैर अड़ा दिया तो वो गिर गया बेचारा दोस्त अपना, या वो चेयर पे बैठ रहा है तो चेयर पीछे खिसका ली तो वो नीचे गिर गया। इस तरीके से हम जो मजाक करते हैं जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, है ना, घातक नहीं होते हैं, डरावने नहीं होते हैं, लेकिन हमें उससे मज़ा आता है, हम हंसते हैं, सब लोग एक साथ मिलके उस व्यक्ति के ऊपर मजाक करते हैं, उसे हम प्रैंक कहते हैं। ठीक है, तो उनको किस, इंक्लाइंड का मतलब देखिए, इंक्लाइंड का मतलब होता है ये ढलान, किसी की तरफ झुकाव होना। ठीक है, जैसे ये इंक्लाइंड है ना, या फिर इसको बेहतर समझेंगे तो ये एक पेड़ है जो कि अगर गिर जाए तो वो टेढ़ा हो जाएगा, है ना, ये पेड़ हो गया, गिर गया ना, तो ये ज़मीन की तरफ इंक्लाइंड है, इसका झुकाव है ज़मीन की तरफ। बस उसी प्रकार से इनका झुकाव, इनका रुझान जो था वो खेल कूद और मजाक करने के लिए था। He was a fabulous sportsman and had been the senior champion and cricket captain for many years in school. वो बहुत ही ज़्यादा शानदार स्पोर्ट्समैन थे, और तो और वो कई सालों तक सीनियर चैम्पियन रह चुके थे, और उन्होंने कितने सालों तक तो वो क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। तो पहले हमने ये देखा कि उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, स्कूल की किसी गतिविधि में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन किस चीज़ में इंटरेस्ट था, उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। पहले तो उनको खेलकूद में मज़ा आता था और लोगों के साथ मजाक करने में मज़ा आता था, उसके साथ साथ उनको वो जो थे बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, वो कई समय तक जो थे सीनियर चैंपियन रहे थे और क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके थे। Further, he admitted that he would clear most of his exams normally by copying and cheating from others. उन्होंने ये चीज़ को माना, एडमिट किया इस चीज़ को, हामी भरी कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ चीटिंग करके लोगों की कॉपी में से देख कर लिख लेता था और पास हो जाता था। However, while he was in 11th standard, the school principal advised that he should focus on his studies. लेकिन अब कब तक ही ऐसे गाड़ी चलती कॉपी पेस्ट करने से, अगर आप कॉपी पेस्ट करते रहेंगे पूरे समय तो आपको याद क्या रहेगा, आपने सीखा क्या अपने स्कूल से, सही बात है कि नहीं। तो फिर उनके प्रिंसिपल साहब ने उनको क्या हिदायत दी कि अब आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। किसने, स्कूल प्रिंसिपल जी ने। फोकस ऑन स्टडीज़ एज ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि उन्होंने बताया था हफीज़ ने कि फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, थर्ड स्टैंडर्ड के बाद से उनका मन नहीं करता पढ़ने का तो उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे लेकिन वो पढ़ते नहीं थे। जस्ट दैट ही हार्डली पेड हीड टू हिज बुक्स, हीड का मतलब अटेंशन, ध्यान देना, किताबों पर वो ध्यान ही नहीं देते थे। तो क्या हुआ,
प्रिंसिपल ने ये माना कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो लेकिन आप पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए आपके मार्क्स नहीं आते हैं, इसलिए आपको याद नहीं रहता है, आप ध्यान नहीं देते हो और इसलिए आपको चीटिंग करनी पड़ जाती है। तो वो कहते हैं कि हफीज़ ने ये हामी भरी इस चीज़ को माना कि मैं बहुत समय तक चीटिंग करके पास होता था, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में आने पर मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझसे कहा कि अब तक मैंने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है, अब तुम्हें खुद पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, ये चीटिंग वीटिंग करना छोड़ो, तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि अच्छे नंबर खुद से ला सको। The principal also told him that all this while, मतलब इतने समय तक he had taken care of हफीज़। प्रिंसिपल सर ने क्या कहा कि इतने समय तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है। Now the youngster should learn to take care of himself। अब आपको अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। एंड अर्ज्ड हिम टू फोकस ऑन हिज स्टडीज़। और अर्ज किया मतलब उसको ऐसे धक्का मारा कि अब तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। एक तरीके से प्लीज़ बोलना ही होता है अर्ज करना, लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से गुस्से से, जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना चलो उठो जाके पढ़ाई करो, तो उन्होंने एक तरीके से हमको अच्छे से बोला है, डांटा भी नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने एक ऑर्डर भी दिया है कि चलो अब पढ़ाई करना है। तो अर्ज किया उन्होंने उनको कि फोकस करो। Those words brought a change in young Hafiz as he followed the principal's advice। और प्रिंसिपल की इस हिदायत को उन्होंने माना और यहाँ से उनका जीवन बदल गया। तो प्रिंसिपल ने जब उनको ये समझाया कि इतने समय से मैंने आपका ध्यान रखा है, अब आप बड़े हो गए हो और आपको खुद अपना ध्यान रखना सीखना चाहिए, तो इस चीज़ से वो मोटिवेट हो गए, उनका मनोबल बढ़ा और यहाँ जाके हफीज़ ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल सर की बात उन्होंने मानी और उन्हें लगा कि ये वाकई में सही कह रहे हैं। आगे क्या होता है, देयर आफ्टर he would simply go for offering his prayers, eat and study all the time। thereafter मतलब उसके बाद क्या हुआ कि वो सिर्फ प्रेयर करने जाते थे, है ना, और उसके प्रेयर करते थे, खाना खाते थे और पढ़ाई करते थे। मतलब अब उनके दिन भर का रूटीन ये था, उनका खेलना कूदना बंद हो गया था, उनका मस्ती करना बंद हो गया था, वो पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे और पूजा करते थे। He scored 50% in his SSC exam। He participated in a lot of other activities। उन्होंने अपने SSC के एग्ज़ाम में जो है उसमें उन्होंने कितना 50% स्कोर किया और उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया था। बाद में लेटर मिस बेला आस्क्ड इफ ही वॉज एवर पनिश्ड बाय हिज टीचर्स इन स्कूल। अब इतनी कहानी बताने के बाद में हफीज़ के द्वारा मिस बेला उनसे पूछती हैं कि क्या आपको कभी स्कूल में पनिशमेंट दी गई है टीचर्स के द्वारा। टू दिस Mr. Hafiz replied that he was mostly interested in playing and would receive a caning every week। कैनिंग आपको याद होगा क्या होती है, संटी, है ना, बेत पड़ती है ना, संटी मार पड़ती है। ट्यूशन टीचर्स ज़्यादा मारते थे। मम्मी पापा से पूछना कि उनको उनके टीचर जो थे वो कैसे पढ़ाते थे और कैसे उनको डांट पड़ती थी, तो उनको ऐसे ही पड़ती थी। तो क्या होता है, इसके बाद में उन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट करी जब हफीज़ ने, तो वो प्रेयर करते थे, खाना खाते थे और पढ़ाई करते थे और इसकी बदौलत उनके स्वयं के मेहनत के द्वारा 50% मार्क्स उन्होंने स्कोर किए, किसमें, SSC के एग्ज़ाम में। तो प्रिंसिपल ने कहा ये समझो कि तुमको जो है फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पर मिला है। इस तरीके से उनका मनोबल उन्हें बढ़ाया। उसके बाद मिस बेला उनसे पूछती हैं कि क्या आपको स्कूल में कभी टीचर से डांट पड़ी थी, मार पड़ी थी और आपको कैसा लगा था। तो यहाँ पर कहते हैं हफीज़ कि मैं तो खेलने में ही इंटरेस्टेड रहता था भाई, मुझे तो सिर्फ खेलना पसंद था, लेकिन मुझे इस वजह से हर हफ्ते एक बार मार तो पड़ती ही थी। Besides being the gang leader, he would get involved in group fights। और इसके साथ इनका एक गिरोह भी होता था, एक गैंग भी होती थी स्कूल में, जहाँ पे ये लोग लड़ने वड़ने रणनीतियों के बारे में बात करते थे और वहाँ पर गैंग फाइट्स में भी ये लोग हिस्सा लेते थे, है ना, ये लोग पड़ जाते थे गैंग की लड़ाइयों के बीच में। He also remembered that one day in school he was least interested to study in class। एक बार की बात बताते हैं ये कि उनको उस दिन स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ने की इच्छा नहीं थी। सो ही क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। उन्होंने लोगों का ध्यान, बच्चों का ध्यान भटकाना शुरू किया इन क्लास एंड एवरीवन प्लेड चोर पुलिस फॉर 1 full hour। और उन्होंने पूरा 1 घंटे के लिए चोर पुलिस खेला। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि वो एक गिरोह के नेता थे, वो खुद उस गिरोह के नेता थे और इसलिए जो अलग दूसरे कुछ और बच्चों के अलग गिरोह होंगे तो उनकी आपस में जब लड़ाई होती थी तो उस वजह से भी वो मारपीट करते थे।
और तो और उन्होंने ये भी बताया कि एक बार की बात है जब उनको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उस दिन उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों का जो है दिमाग भटका दिया, ध्यान भटका दिया, और फिर सब लोगों ने 1 घंटे तक चोर पुलिस खेला। फर्दर मोर वो आगे इसमें जोड़ते हुए कहते हैं कि मिस्टर हफीज मेंशन्ड दैट ही वांटेड टू जॉइन द आर्मी आफ्टर द स्कूल। जब उनका स्कूल ख़त्म हुआ तब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनका फिजिक अच्छा था, है ना, उनमें ताकत थी, वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि आर्मी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट हिज फैमिली वर नॉट इन फेवर ऑफ हिम इवन जॉइनिंग इवन द पुलिस फोर्स। जब उनकी चाची जी ने उनका आर्मी का जो लेटर था जो आया था एडमिशन वगैरह का वो फाड़ दिया, तो उसने कहा ठीक है तो मैं पुलिस की जॉब कर लेता हूँ, आपसे दूर भी नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। तो फिर उनके घर वालों ने आर्मी तो छोड़ो पुलिस में भी उसको नहीं जाने दिया। His mother told him to complete his graduation first. उनकी माँ ने कहा तुम चुपचाप से बस ग्रेजुएशन करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। Although he had studied French for a few years, he was weak in it. और वो बताते हैं ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने के वक्त उनको फ्रेंच जर्मन में से चूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो फ्रेंच उन्होंने काफ़ी साल तक पढ़ी थी और उनको कुछ भी नहीं आता था। तो वो बताते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, अच्छे मार्क्स से स्कूल से पास होने के बाद मुझे आर्मी ज्वाइन करना था, पर मेरे घर वाले आर्मी तो छोड़ो मुझे पुलिस में भी नहीं जाने देना चाहते थे, और वो कहते थे बस तुम तो चुपचाप ग्रेजुएशन करो और एक अच्छी सी जॉब पकड़ो और नौकरी पे लग जाओ। तो वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब कॉलेज गए तो वहाँ फ्रेंच और जर्मन में उनको जब चूज़ करना पड़ा तो अब उन्हें एहसास हुआ कि फ्रेंच तो मुझे बिल्कुल नहीं आती भाई, 7 साल से पढ़ रहा हूँ पर मुझे 7 शब्द भी नहीं आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ जर्मन ले लेता हूँ, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू लर्न जर्मन बट सून हिज टीचर पास्ड अवे। जो टीचर उनको जर्मन पढ़ाता था उसका निधन हो गया। उस टीचर के देहांत होने की वजह से कोई टीचर नहीं था अब उनके कॉलेज में, इसलिए उनको मजबूरन फिर से फ्रेंच लेनी पड़ी। सो ही टुक एडमिशन इन द जय हिंद कॉलेज बाय इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, किसी के प्रभाव से, ठीक है। जैसे आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके मामा जी हैं जो कि एजुकेशन फील्ड में हैं, ठीक है, तो वो उन लोगों को जानते हैं जो जय हिंद कॉलेज के जो एडमिशन जहाँ पर होता है, अगर वो उन्हें जानते हैं तो वो बता सकते हैं कि भले बच्चे के नंबर कम आए पर बच्चा बाद में अच्छा करेगा। इस तरीके से पहचान लगा के भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन जो होता है उस वजह से उनका यहाँ पर एडमिशन हो गया जय हिंद कॉलेज में। He learned French with the help of his cousin. अब वो अपनी एक कजिन बहन से फ्रेंच सीख रहे थे, who was an architect's wife. और वो जो कजिन बहन थी वो आर्किटेक्ट की बीवी थी, उनके हस्बैंड जो थे वो आर्किटेक्ट थे, उनके पति आर्किटेक्ट थे। Even eventually he started going to her husband's office to brush up his French language skills. तो वो अपनी फ्रेंच को अच्छा करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए अपने जो जीजा जी हैं जो कि आर्किटेक्ट थे उनके ऑफिस जाने लग गए, ताकि वो वहाँ बैठकर जब वो काम कर रहे हों तो ये बढ़िया बैठकर फ्रेंच सीखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और वहीं के वहीं उनसे सवाल पूछ लें। तो क्या हुआ कि उन्होंने जर्मन चूज़ तो की, क्योंकि उनको फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती थी, तो उन्होंने क्या किया, जर्मन चूज़ करने के पर क्या हो गया उनके साथ कि उस टीचर का देहांत हो गया, तो उनको मजबूरन फिर से फ्रेंच चूज़ करनी पड़ी। अब वो फ्रेंच सीखने के लिए उस कॉलेज में तो अच्छी फ्रेंच वो सीख नहीं सकते थे क्योंकि बहुत मुश्किल है ना, कॉलेज वालों के हिसाब से आप पहले से सीख कर आए हो लेकिन आपको कुछ नहीं आता है, तो वो अपनी एक बहन से फ्रेंच सीख रहे थे, कज़िन अपनी चचेरी बहन से फ्रेंच सीख रहे थे, जिनके हस्बैंड उनके पति जो थे वो आर्किटेक्ट थे। तो वो आर्किटेक्ट के ऑफिस जाने लगे ताकि अपनी फ्रेंच की स्किल को और बेहतर कर सकें। One fine day in the architect's office, he saw an advanced drawing of a window detail made by an employee of the office. उसी ऑफिस में एक व्यक्ति बैठ के विंडो की एक डिज़ाइन बना रहा था, खिड़की, विंडो यानी खिड़की, तो खिड़की की एक डिज़ाइन बना रहा था, पर उस डिज़ाइन को किसने देखा, हफीज़ ने देखा। Looking at the design, Mr. Hafiz told him that there was an error in the sketch as the window drawn might not ओपन। वो कहते हैं डिज़ाइन को देखकर कि आपकी जो ये ड्राइंग है उसमें एक छोटी सी गलती है, और वो गलती ये है कि ये जो खिड़की है जब आप इसे बना देंगे असलियत में तो वो खुलेगी नहीं, है ना। तो क्या बोलते हैं वो उसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में बैठे रहते थे और फ्रेंच सीखते रहते थे बढ़िया। तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो कि एक खिड़की का स्केच बना रहा था। आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, पहले पेपर पे पूरा स्केच बनाते हैं,
है ना, इस तरीके से बनाते हैं कि हमें इस स्केच को ऐसा का ऐसा सामने खड़ा करना है। तो वो एक खिड़की जो थी उसका स्केच बना रहे थे, लेकिन जो हफीज़ थे उन्होंने जैसे उस स्केच को देखा, ऐसे यूं ही बस देखा कोई कुछ काम कर रहा है, उसको जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है सर, ये खुल नहीं पाएगी खिड़की। तो जब उन्होंने ये कहा तो क्या होता है, ही वॉज इंडीड राइट, और वो सही कह रहे थे। When his cousin's husband saw this, he was surprised at his knowledge, so he asked him to draw a few things. ये चीज़ देखकर जो उनके कज़न के हस्बैंड थे, जो जियाजी थे उनके, जो आर्किटेक्ट थे स्वयं, वो ये देख के शॉक हो गए कि अरे तुम्हें तो कोई नॉलेज नहीं है आर्किटेक्चर के बारे में, उसके बाद भी तुमने बिल्कुल सही चीज़ बताई। तो उन्होंने बोला कुछ बना के दिखाओ। उन्होंने बोला कि कुछ बिल्डिंग बना दो, है ना, कुछ ये बना दो, कुछ वो बना दो। उन्होंने फटाफट बना दी। He did so immediately. His cousin's husband was highly impressed by his skill and suggested that he start studying architecture. तो जो उनके आर्किटेक्ट जीजाजी थे वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, बहुत ही ज़्यादा उनके कौशल से वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा सब कुछ छोड़ो, तुम तो आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू कर दो। अभी अभी तो तुमने कॉलेज स्टार्ट किया ही है, कॉलेज वॉलेज छोड़ो, अब आर्किटेक्चर के कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो उस उनकी कला को, क्योंकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं था आर्किटेक्चर के बारे में, हफीज़ को मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं था, पहले उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा था, पर उनको फिर भी चीज़ें देखकर समझ में आ जाती थी। तो ये तो गॉड गिफ्ट ही हुआ, है ना। तो उनके जीजाजी बोलते हैं कि चलो अब आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू कर दो। Soon they went to the principal of the college for architecture, who said that he would allow Hafiz to sit for the entrance exam. तो प्रिंसिपल जो थे आर्किटेक्चर के कॉलेज के, वो कहते हैं कि हफीज़ मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने दूंगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम अब क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होता है कॉलेज का, जो कि आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, दाखिला करने के लिए देते हो। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो आपके कॉलेज या स्कूल के मार्क्स का कोई मतलब नहीं है, आपने वो पेपर निकाल लिया है तो फिर आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ही वुडेंट ग्रांट हिम एडमिशन इफ़ ही डिडंट डू वेल इन दी एग्ज़ाम। अब क्योंकि एक ऑलरेडी जो आर्किटेक्चर थे पहले से वो हफीज़ के साथ गए थे, तो उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा चलिए ये कह रहे हैं, इनकी पहचान से मैं आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने कह सकता हूँ, क्योंकि आपके सिर्फ 50% आए हैं और 80 to 80% आना चाहिए आर्किटेक्चर के लिए, है ना। तो मैं आपको पेपर देने देता हूँ, अगर पेपर निकल गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं निकला तो मैं आपको आगे आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है उसे नहीं बढ़ाऊँगा, क्योंकि आपका वैसे ही परसेंटेज कम है। He scored an A+ ग्रेड, उनके कितने ग्रेड आए, A+, हाईएस्ट ग्रेड आया, है ना, and in the entrance exam, and thereafter he always scored well throughout his course। और जब तक उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी उनके पूरे नंबर ही आते थे। तो प्रिंसिपल साहब की इस धमकी के बाद कि आपको एंट्रेंस एग्जाम से आगे नहीं जाने दिया जाएगा अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो इसका जवाब हफीज़ ने कैसे दिया, बढ़िया A+ ग्रेड लाकर। एंट्रेंस एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाने के बाद जब उनका एडमिशन हो गया तो जब तक उन्होंने अपना ये कोर्स किया आर्किटेक्चर का, उनके हमेशा अच्छे नंबर ही आते थे। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक केक वॉक की तरह था, मतलब उसके बाद तो जीवन आसान था, क्योंकि पहली चीज़ कि उनको ये चीज़ समझ में आती थी, इसलिए वो अच्छे नंबर ला रहे थे। जब आपके नंबर अच्छे आते हैं तब आपका और पढ़ने का मन करता है, क्योंकि या तो आप इससे बेहतर होना चाहते हो या फिर आप इस चीज़ को मेंटेन करके रखना चाहते हो, है कि नहीं। लेकिन और दूसरी चीज़ यहाँ के आ जाती है कि हफीज़ को ये चीज़ करने में मज़ा भी उतना ही आता था। He also mentioned to Miss Bela about one of his friends, Behram Devecha। उनके एक दोस्त थे behram devecha, जिनके बारे में वो इंटरव्यूअर को बताते हैं, मिस बेला को बताते हैं, they would design different things every time and often had competition। वो लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जो थे ड्रॉ करते थे और एक दूसरे से प्रतियोगिता करते थे अलग बनाने के लिए, कुछ अलग प्रकार से बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नहीं कि दोनों एक जैसा बना रहे हैं, किसकी ड्राइंग अच्छी होगी। यहाँ पे जो प्रतियोगिता थी वो ड्राइंग की नहीं हो रही थी, वो स्किल की हो रही थी। और वो स्किल कौन सी थी कि आपको आर्किटेक्चर के बारे में कितना नॉलेज है, ठीक है। ओके, किस बारे में उनका होता था, बिटवीन देमसेल्व्स, पर्टिकुलरली फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, गन्स एंड अम्यूनिशन। किले बनाने में, बंदूकें बनाने में, है ना, बंदूकों का भंडार होता है वो बनाने में, इन सब चीज़ों में उनकी जो थी प्रतियोगिता
होती थी। तो वो मिस बेला को अपने दोस्त के बारे में बताते हैं। बहराम दिवेचा हमेशा एक जब बहुत ही काबिल इंसान होता है ना, तो उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन वो उसका सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर होता है ना, प्रतिभागी होता है, जिससे उसको लड़ना नहीं होता, उससे उसको मोटिवेशन मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से मोटिवेशन लेते थे और बेहतर होने की कोशिश करते थे। तो एक तरीके से वो अभ्यास कर रहे हैं खुद से बेहतर होने का। उसके बाद में लेटर व्हेन मिस्टर हफीज बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब वो आर्किटेक्ट बन गए आखिरकार, ही वेंट टू विजिट मिसेस गुप्ता, वो अपने स्कूल की एक टीचर मिसेस गुप्ता से मिलने के लिए गए थे। हिज टीचर who would often appreciate his sketches in school, जो उनके जो ड्राइंग होती थी स्कूल में, जब छोटे बच्चे ड्राइंग बनाते हैं तो उन ड्राइंग्स को देखकर बहुत ही खुश होती थी कि अरे भाई कितनी सुंदर ड्राइंग है। शी ऑलवेज एडवाइज्ड हिम दैट ही शुड बिकम एन आर्किटेक्ट व्हेन ही ग्रोज अप, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि आप पढ़ाई में तो अच्छे नहीं हो, लेकिन आप जब बड़े हो गए ना तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, ऐसा उनको मिसेस गुप्ता ने कहा था। Thus, Mr. Hafiz admits that his school life was not that great. स्कूल लाइफ में कुछ बहुत खास उनके जीवन में नहीं हुआ था। He passed with average grades, वो बहुत ही मामूली नंबर लाकर पास हुए थे। He said he learned from the personal experience more than academic knowledge, जो पूरा अभ्यास, जो ज्ञान था, जो हम पढ़ाई और बुक्स और एकेडमिक से लेते हैं, सिलेबस से लेते हैं, उससे ज़्यादा उन्होंने अनुभव से सीखा है। उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उनसे उन्होंने सीखा है। तो वो आर्किटेक्ट बनने के बाद मिसेस गुप्ता से मिलने जाते हैं, उन्हें बताने चाहते हैं कि बचपन में आपने मेरी ड्राइंग और स्केचेस की तारीफ करी थी, तो देखिए आपने कहा था मैं आर्किटेक्ट बन सकता हूँ और मैं आर्किटेक्ट बन गया। और वो इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने एकेडमिक से ज़्यादा अपने जीवन के अनुभव और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उससे उन्होंने ज़्यादा ज्ञान जीवन में प्राप्त किया है। फिर वो कहते हैं आफ्टर बिकमिंग एन आर्किटेक्ट, now he observes his clients closely to understand their taste and then he designs a sketch. अब वो क्या कहते हैं कि जब वो आर्किटेक्ट बन गए हैं तो वो अपने क्लाइंट्स, आप उनको कैसे समझ में आता है कि किस क्लाइंट को किस हिसाब की डिज़ाइन दिखाना है। आप किसी दुकान पे साड़ी खरीदने के लिए जाते हैं या कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आपको देख के समझ जाता है कि इनको किस प्रकार की डिज़ाइन, कौन से कलर की जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, सूट, कपड़ा कैसा पसंद आएगा, है ना। क्योंकि वो जो दुकानदार है उसका ये सुबह शाम दिन रात 24 घंटे 365 दिन का काम है ना। तो इतने दिन तक अगर वो लोगों पर ध्यान देगा, है ना, उनको ऑब्जर्व करेगा, तो वो ये समझ जाएगा कि ऐसा व्यक्ति आया है, इसकी बातों से और इसके हाव भाव से कैसा लगता है कि इनको किस प्रकार का सामान पसंद में आएगा। तो बस वैसे ही यहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स को देखकर समझ जाते हैं और वो क्या है, उनके टेस्ट को, उन टेस्ट का मतलब उनका ये वाला टेस्ट नहीं, उनकी पसंद को, कि उनकी पसंद कैसे होगी उसको पहचानते हैं। उसके बाद जाके उनको डिज़ाइंस बनाकर दिखाते हैं और वो ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं डिज़ाइन बना देते हैं जैसी चीज़ उनको चाहिए और उनको दिखाते हैं। और फिर वही डिज़ाइन वो किसको दे देते थे, अपने ऑफिस में लोगों को दे देते थे ताकि वो उनसे सीखें। ठीक है। According to Mr. Hafiz, he feels that his sketches are like mathematics problems for him. उनको ऐसा लगता है कि मैं जो स्केच बनाता हूँ वो मेरे लिए गणित की जो क्वेश्चन हुआ करते थे, सवाल हुआ करते थे गणित के, उनकी तरह हो गए हैं। Thus the subject that he once despised मतलब धिक्कारना, उसको कि पसंद नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, he now loves dealing with it, और अब वो उसी को यूज़ करना, उसी के साथ काम करने में उनको पसंद करते हैं, वो अब उनको मज़ा आता है। तो वो उन्होंने ये सवाल मिस बेला ने उनसे पूछा था कि आपको कैसे पता चलता है आपके क्लाइंट्स के बारे में, तो वो कहते हैं उनकी आवाज़ से, उनके भाव से, उनके चलने फिरने से समझ में आ जाता है कि उनको किस प्रकार का जो है डिज़ाइन पसंद आएगी और वो वहीं के वहीं डिज़ाइन बनाकर उनको दे देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि उनकी जो डिज़ाइन है उनके लिए ये स्केच बनाना और ये जो पूरा काम है आर्किटेक्ट होने का, आर्किटेक्चर का जो काम है, उनके लिए अब एक गणित के सवाल की तरह हो गया है। तो वो इसको कैसे ख़त्म करते हैं इस बात को कि अब उनके लिए जो विषय जो था, जो सब्जेक्ट उनको बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उनसे बनता नहीं था, अब वो सब्जेक्ट उनको इस्तेमाल करना, उसके साथ काम करना अच्छा लगने लगा है। और इसी के साथ हमारा इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है जहां हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं जो कि हम कंक्लूजन में समझते हैं। द चैप्टर द ट्रेजर विद इन teaches us that every child is born with special interest.
हमें ये समझ में आता है कि हर बच्चा एक नया हुनर, एक अलग कला लेकर जन्म लेता है। एंड एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर डोमेन, डोमेन का मतलब होता है कोई एक एरिया, है ना, कोई एक फील्ड जिसको हम कहते हैं ना, एक एरिया में, एक जगह, इस तरीके का स्किल वो लेकर पैदा होता है और इस चीज़ में वो एक्सपर्ट होता है ना, इस चीज़ का वो मास्टर होता है। दे शुड बी एनकरेज टू परस्यू देयर इंटरेस्ट। परस्यू मतलब अपने मन, मतलब उस काम के पीछे भागना। भागने का मतलब सिर्फ पागलों की तरह भागना नहीं, भागने का मतलब मेहनत करना, है ना, उस चीज़ को पाना, अर्न करना अपनी मेहनत से, सो दैट दे कैन एंजॉय व्हाट दे डू। तो हर बच्चा जो है, हमारे इससे ये निष्कर्ष निकलता है, ये कंक्लूजन है कि हर बच्चा एक नई कला, एक हुनर लेके जन्म लेता है और किसी ना किसी फील्ड में वो एक्सपर्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, हो सकता है बच्चा एक बहुत ही बढ़िया डांसर बन जाए, है ना। तो उस फील्ड में उनको अपना करियर परस्यू करने के लिए पेरेंट्स को, मम्मी पापा को जो है अपना उस बच्चे का साथ देना चाहिए, ताकि वो जो भी करे जीवन में उसका मन लगे। क्योंकि अगर मन से वो खुश रहेगा, और भले वो बहुत बड़ा आदमी ना बन पाए, लेकिन वो मन से हमेशा खुश रहेगा। तो ये चीज़ हमने इस चैप्टर में सीखी। और इस चैप्टर का अब बचता है आखिरी पड़ाव, इस यूनिट का आखिरी पड़ाव, जो कि है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि आपको मिलेंगे इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिलती है। तो आपको गूगल पर क्या टाइप करना है, magnetbrains.com। स्क्रीन पर जब वेबसाइट खुलेगी तो आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, जो कि है सीबीएसई हिंदी मीडियम, और आपकी क्लास है क्लास 8th। और इफ सो हैपन जो हम बुक कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, उसके यूनिट 4 आपको चाहिए। तो आप जो इफ सो हैपन सामान्य अंग्रेजी के लिए टैब मिलेगा, उसके वॉच नाउ पर क्लिक करें और आपके पास उसकी सारी यूनिट और सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं उसके सामने वॉच नाउ लिखा आता है, उस पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको बेहतर समझ में आ पाता है तो उसे भी लिखें कमेंट सेक्शन में, और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आती है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें, उसे सॉल्व किया जाएगा। अब क्योंकि आपको यहाँ 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, और अपने दोस्तों से और क्लासमेट से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।